जी देखिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम एक तजर्बा करेंगे और आवाज़ की रफ्तार मालूम करेंगे। आपने वेलोसिटी का लफ्ज़ सुन रखा है, रफ्तार का। वेलोसिटी किसे कहते हैं? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो तय करता फासला होता है, डेट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी भी कहते हैं, स्पीड भी कहते हैं, रफ्तार कहते हैं। अब इसी तरह आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है तो इसकी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, एक पर्टिकुलर रफ्तार है। उस रफ्तार के साथ आवाज़ जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। साउंड वेव्स हैं, याद रखिएगा। तो साउंड वेव एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रखती हैं, या आवाज़ रफ्तार रखती है। देखें, 3 तरह के मीडियम होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? एयर, दूसरा एयर मीडियम हो गया, दूसरा लिक्विड हो गया, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो याद रखिएगा, आवाज़ इन तीनों मीडियम से पास हो सकती है। किस किस से? गैसेस से भी पास हो सकती है। गैस से मुराद एयर है। यहाँ पर मेरी आवाज़ आपके गाँव तक पहुँच रही है तो गैसियस मीडियम है, हवा मौजूद है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस मौजूद है, नाइट्रोजन गैस मौजूद है, दीगर गैसेस का मिक्सचर है हमारा एटमॉस्फेयर। तो उसके थ्रू गैस पार्टिकल्स के ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। तो साउंड वेव एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इस डेट के लिए इसी तरीके से आवाज़, याद रखिएगा, जो साउंड है वो लिक्विड के थ्रू भी पास हो सकती है, यानी समंदर के अंदर से भी आवाज़ पास हो सकती है। उसकी भी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी जो इसके मुकाबले में ज़्यादा होगी। किसके मुकाबले में? गैस के मुकाबले में आवाज़ की रफ्तार पानी में ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो साउंड है वो किसी सॉलिड मीडियम से भी पास हो सकती है, याद रखिएगा। किससे? सॉलिड मीडियम से, और उसमें आवाज़ की रफ्तार और ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड मीडियम में। आपको याद, एक मिसाल दी थी, वो पुराने ज़माने में जब घोड़ों पे जंगें हुआ करती थी तो दुश्मन का दस्ता कितनी दूर है जो घोड़ों पर आ रहा है जंग लड़ने के लिए आपसे, तो आप कैसे पहचानते थे? अपने कान आप लगाते थे किस पर? ज़मीन पर। तो हवा के ज़रिए आवाज़ इतनी जल्दी नहीं आती जितनी जल्दी किसके ज़रिए आती है? ज़मीन के थ्रू आती है। तो घोड़े के टापों की आवाज़ें जब आप कान लगाते थे ज़मीन के साथ तो सुन लिया करते थे कि कितनी दूरी पर होगा वो। इस डेट क्लियर? तो सॉलिड के थ्रू आ गई। फिर एक मिसाल और दी थी, पानी से भी आवाज़ सी वाटर से भी पास होती है कि दुश्मन की अगर मैरीन हो आपकी समुद्री हदूद में आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि मैरीन जो होती है आप दोस्त, वो पानी के अंदर होती है, नज़र नहीं आती दुश्मन की, वो आप छुप कर आप पर वार कर सकता है, तो आप कैसे पहचानेंगे? उसके लिए फिर वो जो मैरीन में आपने देखा होगा पीछे प्रोपेलर लगे होते हैं, पंख लगे होते हैं उसके, जब वो घूमते हैं ना तो पानी को काटते हैं और उससे फिर वो मूव करती है मैरीन। तो जब उसके प्रोपेलर घूमते हैं और पानी को काटते हैं तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एक आवाज़ क्रिएट होती है। उस आवाज़ को, साउंड को हाइड्रोफोनिक डिवाइस से वो डिटेक्ट कर लेती है फ़ौरन। तो आप जो है अपनी हाइड्रोफोन डिवाइस के ज़रिए दुश्मन की मैरीन आपकी समुद्री हदूद में आ गई है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके ज़रिए? उस साउंड के ज़रिए जो मैरीन के प्रोपेलर पानी को काट कर पैदा करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आपने देखा कि लिक्विड से भी आवाज़ पास हो सकती है। हवा में याद रखिएगा जो आवाज़ की रफ्तार है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड इन एयर, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप टेम्परेचर ले लें तो इस पर जो हवा में आवाज़ की रफ्तार कैलकुलेट की गई है एक अंदाजे के मुताबिक 330 मीटर पर सेकेंड, या बाज़ कुतुब में 332 मीटर पर सेकेंड भी आया है। और दूसरा इन एयर के बाद इन लिक्विड, लिक्विड से मुराद यहाँ पे सी वाटर है, समझ लें। तो लिक्विड में जो आवाज़ की रफ्तार है इन वाटर, पानी में 1450 मीटर पर सेकेंड। लिक्विड से मुराद यहाँ पे ले लें आप वाटर, कितनी? 1450 मीटर पर सेकेंड। और तीसरा इन सॉलिड, सॉलिड से मुराद कौन है आपकी? आयरन। जो आयरन में कैलकुलेट की है मैं सिर्फ वही वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पर। इन आयरन, यानी आयरन एक सॉलिड बॉडी है, इसके ज़रिए आवाज़ जो है उसकी रफ्तार है तकरीबन 130 मीटर पर सेकेंड। आप अंदाज़ा करें, आयरन कौन है? सॉलिड है। इसमें आवाज़ की रफ्तार 5130 मीटर पर सेकेंड है। 1 सेकेंड में 5130 मीटर का पास। पानी में 1450 है, इसके मुकाबले में कम है। और हवा में 330 है, सबसे कम है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड याद रखिएगा कि तीनों मीडियम से वेलोसिटी ऑफ आवाज़ पास हो सकती है साउंड, लेकिन मुख्तलिफ वेलोसिटीज़ के साथ। तो हमारा जो टॉपिक आज का है वेलोसिटी ऑफ साउंड एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, ये है एयर में। किसमें? हवा में या गैसियस मीडियम में। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड याद रखिएगा इन एयर, हवा में आवाज़ की रफ्तार मालूम करने का तजर्बा। तो ये कैसे होगा? इससे पहले कि हम बाकायदा इस तजर्बे पे बात करें, एक दो बातें पहले डिस्कस कर लें। आपको याद है वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है?
व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, हम पढ़ चुके हैं ये। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या फार्मूला बोले? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को एस से शो करते थे और टाइम को टी से शो करते थे। ये बात भी आपने हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 या 4 में। तो 1 सेकंड में तय करता जो फासला होता है डेट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, उसको रफ्तार कहते हैं या वेलोसिटी कहते हैं। ये इसका फार्मूला आ गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, तो डिस्टेंस का फार्मूला हो कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि मेरी आवाज़ सामने जा रही है और हवा की रफ्तार भी इस डायरेक्शन में हो, तवज्जो रहे, अगर फ़र्ज़ कर लें साउंड क्रिएट हो रहा है और साउंड सामने की तरफ जा रहा है और हवा की डायरेक्शन भी किस तरफ हो, इसी जानिब हो, तो बताइए आवाज़ की रफ्तार बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? समझे ही नहीं। फ़र्ज़ कर, ये मिसाल ले लेते हैं ना, ये सामने आवाज़ जा रही है और हवा की रफ्तार भी इसी तरफ है, हवा भी इसी तरफ ब्लो कर रही हो, आपको पता है ना हवा भी मूव कर रही होती है। तो अगर हवा भी चल रही हो इसी डायरेक्शन में, आवाज़ भी इसी डायरेक्शन में जा रही हो हवा के अंदर, तो वेलोसिटी जो ओरिजिनल स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन हवा के चलने की वजह से क्या होगा, आवाज़ की रफ्तार बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि इस डायरेक्शन में साउंड वेव जा रही है और हवा ने फिर एक थपेड़ा और दे दिया उनको आगे की तरफ, तो साउंड वेव की रफ्तार पहले के मुकाबले में बढ़ जाएगी। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें साउंड वेव इस तरफ जा रही है लेकिन हवा अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हो, तो अब क्या होगा? अब स्लो हो जाएगी, यानी आवाज़ की रफ्तार पहले 330 मीटर पर सेकंड के मुकाबले में कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी गुफ्तगू सारी किस में होगी? एयर मीडियम में होगी, याद रखिएगा। तो इसको तो छोड़ना भी पानी और आयरन को। इस रेट के लिए तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उस डायरेक्शन में आवाज़ की रफ्तार असली रफ्तार से बढ़ जाएगी, और अगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाए तो आवाज़ की रफ्तार असली रफ्तार से कम हो जाएगी, क्योंकि हवा जो है ना बीच में अपने आप को इन्वॉल्व करना शुरू कर देती है। तो हमने इस एरर को भी ख़त्म करना है। अच्छा, 2 बातें हो गई, ये हो गया, दूसरा वेलोसिटी हो गई। तीसरी बात, आपने देखा होगा बिजली को चमकते हुए देखा है, बादल को थंडर करते हुए देखा होगा, फ्लैश करते हुए देखा होगा। बिजली की चमक, लाइटनिंग जिसको कहते हैं आप, या फ्लैश कहते हैं। जब बादल गरजता है और चमक पैदा होती है, दोनों काम एक साथ होते हैं, याद रखिएगा। जब बादल आपस में रगड़ खाते हैं तो उससे क्या पैदा होता है? गरज पैदा होती है, रगड़ की वजह से गरज पैदा होती है, थंडर पैदा होता है, और उसी लम्हे क्या होता है? लाइट भी पैदा होती है, याद रखिएगा, चमक भी पैदा होती है। दोनों काम एक साथ होते हैं। पहले कौन सी चीज़ नज़र आती है? रोशनी पहले नज़र आती है, चमक नज़र आती है बादलों में, या पहले गरज सुनाई देती है? आवाज़ पहले सुनाई देती है, बादलों के रगड़ने की वजह से, आपस में रब होने की वजह से साउंड या थंडर पहले सुनाई देता है, या चमक पहले दिखाई देती है? आवाज़ पहले सुनाई देती है। सोच लें, देखें 2 चीज़ें हैं, कौन कौन सी? एक है फ्लैश। फ्लैश का मतलब समझ गए ना आप क्या है? चमक। फ्लैश का मतलब क्या है? चमक। और दूसरा है थंडर। थंडर का मतलब क्या होता है? गरज। जो गरज होती है, यानी आवाज़ जो पैदा होती है। जिस तरह अभी बारिशें हुई थी तो आपने देखा होगा, एक जो आखिरी बारिश हुई है कितनी ज़बरदस्त हुई, इसमें लाइटिंग बहुत ज़्यादा थी। हमारे पार्क में भी बिजली का कुछ हिस्सा गिरा था, वो 5 नंबर के अंदर की तरफ एक पार्क है, वहाँ पे भी जो लाइट आके गिरी थी। और भी कई जगहों पे आपने सुना होगा खबरों में कि लाइट गिरी है, नीचे बिजली गिरी है। तो फ्लैश भी है और थंडर भी है। अच्छा, ये फ्लैश चमक कौन है? ये लाइट वेव्स हैं। ये क्या है? रोशनी क्या है? वेव है। लाइट भी टाइप ऑफ एनर्जी है, और जो गरज, थंडर, ये आवाज़ है। ये क्या है? आवाज़। ये भी टाइप ऑफ एनर्जी है। तो ये भी वेव की सूरत में ट्रेवल करती है और वो भी वेव की सूरत में ट्रेवल करती है। तो ये भी वेव है, याद रखिएगा। ये है लाइट वेव। क्या कहते हैं इसको? रोशनी की मौजें। और ये जो थंडर है, ये कौन सी वेव्स है? बोले, साउंड वेव्स। ये आवाज़ की मौजें। इस डेट क्लियर? जब इन दोनों के दरमियान रेस करा दी जाए, रोशनी की मौजें और साउंड वेव्स के दरमियान रेस करा दी जाए, पहले कौन पहुंचेगा मंजिल पर? भूल गए आप? ये बात वीडियो को देखें बारह कि आपको बताया था कि जो लाइट है उसकी रफ्तार होती है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। रोशनी की रफ्तार कितनी है? जो रोशनी है इसकी रफ्तार ये है 30 करोड़। इसको इस तरह लिखते हैं 3 × 10 की पावर 8, मैं उसको एक्सपोनेंट में लिख रहा हूँ, मीटर पर सेकेंड। 30 करोड़ मीटर, 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर का फासला तय कर सकती है रोशनी की मौजें। और आवाज़ की रफ्तार अभी आपको बताया एक मोटा हिसाब कितना है, तकरीबन 330 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए कौन पहले पहुंचेगा? लाइट पहले दिखाई देगी या आवाज़ पहले सुनाई देगी? लाइट पहले दिखाई देगी, चमक पहले आएगी और गरज
बाद में आएगी, क्योंकि लाइट की जो रफ्तार है वो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड है और आवाज़ की रफ्तार तो उसके मुकाबले में बहुत कम है। इसी तरीके से जब गन फायर की जाती है, गन, तो जब वो गन का घोड़ा दबाया जाता है और वो स्ट्राइक करता है बुलेट के साथ, उसका घोड़ा तो एक साउंड क्रिएट होता है और साथ में रगड़ की वजह से चमक भी पैदा होती है। तो आपने मूवीज़ वगैरह में देखा ही होगा ना, जब गन फायर की जाती है, होता तो खैर वो फेक है लेकिन उसको ओरिजिनल दिखाने की कोशिश करते हैं, तो गरज भी पैदा गरज कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, आवाज़ भी पैदा होती है टकराव की वजह से। बुलेट का फायर कैसा होता है आप अंदाज़ा कर लें, तस्वुर में लेकर आ जाए, और चमक भी दिखाई देती है। तो पहले चमक आती है, पहले आवाज़ आती है। तो पहले आपको चमक नज़र आएगी, चाहे थोड़ा सा वक्फा हो, और आवाज़ उसके बाद सुनाई देगी। वजह बयान कर दी, क्या वजह है? क्योंकि लाइट की रफ्तार जो होती है लाइट वेव्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है किसके मुकाबले में? साउंड वेव की रफ्तार के मुकाबले में। तो ये तीसरी बात हो गई, इस पॉइंट को भी अपने जहन में रखिएगा इस बैठ के लिए। अब इस जो कुछ गुफ्तगू की है वो इस एक्सपेरिमेंट में कैसे इस्तेमाल होगी इसको समझना है। कैनन देखिए आपने, कैनन तोप नहीं देखी? अरे भाई तोप तो बड़ी मशहूर चीज़ है। ये रही, थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा। हाँ भाई समझ में आ गया क्या है? तोप है, कैनन है। गोला फायर किया जाता था ना पुराने ज़माने में, पुराने बादशाहों के दौर में जो सबसे बड़ा हथियार हुआ करता था वो यही तो होता था, कैनन कहते हैं इसको। यहाँ से गोला फायर किया जा रहा है। ये जिस मकाम पे ये कैनन रखा गया है ये स्टेशन, इसको स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशन ए। और दूसरी तरफ एक कैनन और है। कितनी कैनन हो गई? यहाँ पे भी एक कैनन मौजूद है। तोप यहाँ पे भी है, दो तरफ है। चलो कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक है। फिर ये व्हील भी होता है ना, इसको मूव करते थे पुराने ज़माने में, इसको मूवमेंट करनी होती थी तो व्हील साथ में लगे होते थे। हमें पूरी तो नहीं वो दिखा पा रहा है यहाँ पे, लेकिन आप समझ जाइए। जिस जगह ये रखी हुई है उसका नाम है स्टेशन बी। स्टेशन कहते हैं जहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई हो, स्टेशन बी कहते हैं। और यहाँ पे कौन है? स्टेशन है। 2 दोस्त हैं, 2 फ्रेंड हैं। एक स्टेशन ए पे खड़ा हुआ है, दूसरा दोस्त स्टेशन बी पर मौजूद है। अच्छा, जो स्टेशन ए पर फ्रेंड है उसके पास स्टॉप वॉच है। क्या है? स्टॉप वॉच किसे कहते हैं? आजकल तो और मोबाइल के अंदर आई हुई है ना, वो नहीं स्टॉप वॉच होती है। अगर आपको कोई इवेंट कैलकुलेट करना हो कि कितना वक्त हुआ तो आप फ़ौरन वो स्टॉप वॉच का बटन दबाते हैं, टाइम चलना शुरू हो जाता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, सेकंड्स में होता है अमूमन, मिनट में भी होता है। और जैसे इवेंट कंप्लीट हो जाता है आप स्टॉप वॉच को फिर दबाते हैं, दोबारा घड़ी की सुई रुक जाती है, स्टॉप वॉच रुक जाती है। फिर एक वो कैलकुलेशन आ जाती है कि आपने जो एक इवेंट लिया उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उसके दरमियान में कितना वक्त लगा। तो स्टॉप वॉच के ज़रिए आप उस इवेंट का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो 10 सेकंड का वक्फा था, 15 सेकंड का था, 20 सेकंड का था। तो स्टॉप वॉच किसी भी इवेंट के ड्यूरेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक टाइम वॉच है, याद रखिएगा। तो इसके पास भी स्टॉप वॉच है और इसके पास भी स्टॉप वॉच मौजूद है। क्या मौजूद है? स्टॉप वॉच। ओके, अच्छा, ये तो दोनों कैनन है, इनके दरमियान एक डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है। ये डिस्टेंस एस है, कितना है? ये भी कैलकुलेटेड है। हमें पता है कि दोनों कैनन कितने फासले पर रखी गई है। क्या मालूम है? हमें वेलोसिटी मालूम करनी है। वेलोसिटी का मामला क्या होता है? बोले, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने दोनों कैनन के दरमियान डिस्टेंस तो रख दिया है, हमें मालूम है। हमें क्या मालूम करना था? एक्चुअली टाइम मालूम करना। देखें टाइम कैसे निकलेगा। टाइम निकालने का तरीका क्या होगा? तवज्जो रहे, ये पहले स्टेशन ए पर जो कैनन मौजूद है, यहाँ पर जो फ्रेंड है वो क्या करता है? इसको गोले को फायर करता है। जब वो गोले को फायर करेगा तो उसने अपने दूसरे दोस्त को बोला हुआ है, उसको एक काम दिया हुआ है कि जब मैं गोला फायर करूँगा तो चमक पैदा होगी। क्या पैदा होगी? चमक पैदा होगी। उसके बाद साउंड सुनाई देगा। पहले फ्लैश होगा और उसके बाद साउंड होगा। जैसे ही ये फायर करेगा, इसको कैनन को फायर करेगा, तो पहले क्या चीज़ पैदा होगी? फ्लैश, और उसके बाद साउंड। उसने करना ही है कि जैसे दूसरे दोस्त ने जैसे ही फ्लैश उसको नज़र आए तो उसने स्टॉप वॉच को यहाँ पर ऑन करना है। स्टॉप वॉच ऑन हो गई, उसने फ्लैश देख लिया अपनी आंखों से, फ़ौरन स्टॉप वॉच ऑन कर दी। उसके बाद क्या हुआ? उसको फिर साउंड सुनाई देगा, स्ट्राइकिंग की वजह से क्या सुनाई देगा? साउंड। जैसी आवाज़ सुनाई देगा फिर वो स्टॉप वॉच को दोबारा ऑफ कर देगा।
पहले स्टॉप वॉच को इसने ऑन किया चमक पर, और जब साउंड सुनाई दिया तो क्या किया, ऑफ कर दिया। क्या ये वो वक्फा वक्त नहीं होगा जिस दौरान आवाज़ की मौजें स्टेशन ए से स्टेशन बी पर पहुंच जाएंगी? बिल्कुल सीधी सी बात है। यानी ये वो टाइम होगा जिसमें क्या होगा, जो साउंड पैदा हुआ है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो चमक पहले पहुँचती है और साउंड बाद में पहुँचता है, याद रखिएगा। तो ये जो उसने टाइम स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किया, ये टाइम आ गया साउंड वेव्स का कि वो कितनी देर में स्टेशन ए से स्टेशन बी पर पहुँच गए। फर्ज कर लें ये टाइम T1 है, कितना है, दैट इज़ टाइम T1। तो अगर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम फ़र्ज़ कर लें T1 है, कि T1 टाइम के अंदर आवाज़ वहाँ तक पहुँची, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी? फिर वेलोसिटी होगी डिस्टेंस अपॉन T1। डिस्टेंस को जब हम T1 टाइम से डिवाइड करेंगे तो एक सेकंड में जो फासला तय होगा उससे क्या पता चल जाएगी, वेलोसिटी। डिस्टेंस हमें मालूम है, पहले से कैलकुलेटेड है डिस्टेंस, और साथ में टाइम T1 स्टॉप वॉच के ज़रिए मालूम हो गया। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इसने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, अब यही काम वो भी करेगा, जो वही काम यहाँ पे रिपीट कर दें। अब ये वाला दोस्त उसको कहता है कि अब आप अपनी कैनन फायर करें स्टेशन बी ए पर जो मौजूद है, नहीं सॉरी, ये फायर करेगा। कौन फायर करेगा? ये स्टेशन बी पर जो मौजूद है। जब ये फायर करेगा तो चमक किसको नज़र आएगी? ए को नज़र आएगी। पहले फ्लैश नज़र आएगा और उसके बाद साउंड नज़र आएगा। तो ये अपनी स्टॉप वॉच के ज़रिए उस टाइम को कैलकुलेट कर लेगा। वो क्या कहलाएगा? T2। तो अब दोबारा वेलोसिटी निकाली जाएगी। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन T2। डिवाइड करने पर फिर एक जवाब आएगा। इज दैट क्लियर? क्या दोनों के जवाब सेम होने चाहिए? जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इसने निकाला इस फार्मूले से, उसने निकाला उस फार्मूले से, क्या ये दोनों जवाब सेम होने चाहिए या नहीं? भाई आवाज़ की रफ्तार इसने भी निकाली है, वही कैनन है, वही साउंड है, उसने भी आवाज़ की रफ्तार कैलकुलेट की है, वही कैनन है, वही साउंड है, तो सेम होनी चाहिए ना आवाज़ की रफ्तार। जो इससे निकल रही है वही उससे निकलनी चाहिए, लेकिन आवाज़ की रफ्तार सेम नहीं होगी। वजह बताएं क्यों नहीं होगी सेम? क्योंकि बीच में हवा जो है दखल अंदाजी शुरू कर देगी। कौन? हवा। अगर हवा इस डायरेक्शन में जा रही है तो वो इस वेलोसिटी को बढ़ा देगी, और उस डायरेक्शन से इधर आ रही है, अच्छा इसको बढ़ा देगी और इसे कम कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवाज़ की रफ्तार बिल्कुल सही मालूम। तो अगर आपको सही आवाज़ की रफ्तार मालूम करनी है तो वो जो आपने टाइम कैलकुलेट किया है T1 और T2, इसका हम ले लेंगे एवरेज। क्या लेंगे? T1 टाइम जो भी निकला, T2 टाइम जो भी निकला, इसका आपने एवरेज लेना है। एवरेज कैसे लिया जाता है? एवरेज टाइम के लिए करते हैं, एवरेज टाइम के लिए बहुत आसान काम है। एवरेज टाइम को T से शो करते हैं। T1 में T2 को प्लस करें और डिवाइड कर दें 2 से। क्या करें? T1 टाइम में T2 टाइम प्लस करें और 2 से डिवाइड कर दें। इससे क्या पता चल जाएगा आपको? एवरेज टाइम पता चल जाएगा। याद रखिएगा, अगर एक बैट्समैन हो जिसने शुरू के 10 ओवर में 10 ही रन बनाए हो, कितने? 10 ओवर में कितने रन बनाए? तो क्या वो अच्छा बैट्समैन है? 10 ओवर का मतलब है 60 बॉलें पी गया। कितनी? 60 बॉलें पी गया और 10 रन बनाए, तो ये अच्छा बैट्समैन तो नहीं है। लेकिन वही बैट्समैन अगले 10 ओवर में 200 रन बना देता है। कितने? अब बताइए वो कैसा है? अब वो अच्छा हो गया। एवरेज लेंगे, दोनों को प्लस करके, रन्स को प्लस करके टोटल ओवर से डिवाइड कर देंगे तो उसका एवरेज रन रेट पता चल जाएगा। तो बाद औक़ात होता ही है कि बैट्समैन शुरू में स्लो खेल रहा था लेकिन बाद में उसने अच्छा खेला, तो एवरेज पर फैसला किया जाएगा कि उसकी कारकर्दगी एफिशिएंसी पूरे गेम में अच्छी थी या बुरी थी। लिहाजा ये वाला जो टाइम था ज़्यादा निकल गया था, वो वाला टाइम कम निकल गया था ब्लोइंग ऑफ एयर की वजह से, हवा की वजह से। हवा ने इंटरफेयर कर लिया था। लिहाजा इस एरर को ख़त्म करने के लिए क्या किया? दोनों टाइम का हमने एवरेज ले लिया। नहीं समझे बात को? और अब क्या करेंगे? अब असली रफ्तार निकल आएगी। डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम। क्या? ये वाला फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू v अपॉन टी। यहाँ से t को इधर भेज दें, हमें तो वेलोसिटी मालूम करनी है ना भाई। क्या चाहिए? t को यहाँ भेज दिए डिस्टेंस के पास, तो s मल्टीप्लाई बाय t। ये t डिवाइड में दूसरे मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मैंने दोनों काम एक साथ कर लिए। t को इधर भेज दिया, बल्कि नहीं आप परेशान हो जाओगे, t को इधर भेजें तो ये हो जाएगा s मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू v। वहाँ से v रह जाएगा, फिर साइड चेंज कर दें। जब साइड चेंज करेंगे तो v इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाई टी। तो अब देखें यहाँ पर वेलोसिटी निकल आएगी। डिस्टेंस हमें मालूम होगा, s हमने नाप चुके हैं यहाँ से यहाँ तक कितना फासला है, और t कौन है? एवरेज टाइम है, वो भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। इस तरह से फिर आपको वेलोसिटी ऑफ एयर साउंड पता चल जाएगी एयर में कितनी है, और इसकी वैल्यू कितनी आई है आती है बताइए, बोलिए। 330 मीटर पर सेकंड बताया था आपको। हवा में आवाज़ की रफ्तार कितनी है? 330 मीटर पर सेकंड। ओके ठीक। एग्जाम्पल लिखें 12.3।
क्या एग्जाम्पल होगी? अरे ये 1 मिनट, ये तो फार्मूले गलत लिख दिया। फार्मूले का डिस्टेंस का फार्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता, वेलोसिटी का फार्मूला लिखा था। वेलोसिटी का फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या फार्मूला है बोले? डिस्टेंस अपॉन, देखो ये मैंने कहा था बाजू का ऐसा हो जाता है कि आप बोल कुछ रहे होते हैं लेकिन कुछ लिख कुछ और देते हैं। तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे फार्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी, इसको ज़रा सही कर लें। क्या फार्मूला है वेलोसिटी का? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा वो वक्त पे वो चीज़ सामने आ गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम मालूम कर चुके हैं, ये मालूम है, कैलकुलेटेड है। कौन है? टाइम, एवरेज टाइम है, वो हम यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो वो वेलोसिटी क्या निकलेगी बोलिए? अंदाजे के मुताबिक 330 मीटर पर सेकंड निकलेगी इन एयर। हवा में रोशनी की रफ्तार, आवाज़ की रफ्तार 330 मीटर पर सेकंड है। इस तरह से सही हो जाएगा ये। अच्छा, ये टॉपिक है पेज नंबर 244 पे। इसको आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है? बाद में बता दूँगा मैं आपको। सही है, नहीं उसको आप बाद में उतार लीजिएगा। एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल क्या है? 12.3। एग्जाम्पल इज 12.3। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे। कह रहे हैं द थंडर ऑफ अ क्लाउड, आवाज़ जो बादल की गरज होती है, आवाज़ होती है, इज़ हियर्ड 7 सेकेंड आफ्टर सीइंग द फ्लैश। 7 सेकेंड के बाद थंडर ऑफ क्लाउड आपको सुनाई दिया आफ्टर द फ्लैशिंग। फ्लैश, तो ये टाइम आ गया किस यहाँ पे? वेलोसिटी, टाइम बिटवीन, डेटा बना लें। टाइम बिटवीन थंडर एंड फ्लैश। कितना दिया? 7 सेकेंड्स। दैट इज 7 सेकेंड्स। आगे कह रहे फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थंडर क्लाउड। डिस्टेंस ऑफ थंडर क्लाउड मालूम करें। गरजते हुए बादल का फासला बताइए, आपसे कितनी दूर वाक़ है वो? इफ़ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 341 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है बोलिए? 341 मीटर पर सेकेंड। डेटा बना लें। यस, देखिए एक ज़बरदस्त क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल है। फिर से सुन ले, क्या है? एक बादल है जो कि गरज रहा है, गरजेगा और चमक भी आ रही है। तो पहले चमक आएगी, बाद में गरज आएगी। तो 7 सेकंड के बाद वो कह रहे हैं कि उसका जो साउंड है थंडर का, वो आता है फ्लैश के बाद, 7 सेकंड के बाद। और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है हवा में? आवाज़ की जो रफ्तार है वो 341 मीटर पर सेकंड है। तो ये बताइए कि वो जो क्लाउड है वो सुनने वाले या देखने वाले से कितना दूर है? यानी वो जो उसको फ्लैश देख रहा है क्लाउड की वो शख्स, और आवाज़ सुन रहा है, गरज सुन रहा है, वो बादल उससे कितना दूर है? डिस्टेंस ऑफ थंडर क्लाउड बताना है। तो बहुत ही आसान है। सोल्यूशन में आप क्या करेंगे? एज वी नो डैट, क्या जानते हैं कि डिस्टेंस का फार्मूला, वेलोसिटी का फार्मूला अभी लगाया था आपने, क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो 1 सेकंड में तय करता फासला वेलोसिटी हासिल हो जाती है। तो यहाँ से आप एक काम करें, डिस्टेंस को अलग करें। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा v के पास, राइट हैंड साइड पे डिस्टेंस s रह जाएगा। फिर साइड चेंज कर दें। साइड चेंज करने का मतलब है डिस्टेंस को लेफ्ट पे लिख लें और वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम को राइट पे लिख लें। इसको कहते हैं साइड चेंज करना। अब पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। वेलोसिटी है 341 और टाइम दिया हुआ है कितना? 7। 341 को मल्टीप्लाई करना है इससे 7 से, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2387।